नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े हुए मसले पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी मंदी की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जा रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टेन्योर में टॉप अमेरिकी कंपनियों को भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ा है। अल्फाबेट इंक, अमेजन, मेटा और टेस्ला को करीबन $2.2 ट्रिलियन का भारी भरकम नुकसान हुआ है। इसके अलावा S&P की रिपोर्ट भी आई है। इसमें कहा गया है कि भारत और दुनिया से खतरा भी टला नहीं है। सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अगली खबर जिस पर गंभीर चर्चा करने वाले हैं वो है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने बड़े आंकड़े जारी कर दिए। अप्रैल 2025 तक अटल पेंशन योजना में 7.65 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स सब्सक्राइब हो चुके हैं। ये आंकड़े क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम खबर जिसको डिकोड करेंगे वो होगी म्यूचुअल फंड। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पैसा लगाना चाहती हैं। अब क्यों ये कदम उठाना चाहती हैं एमसीज, इसको भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। S&P ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि अमेरिका चीन के बीच जो टैरिफ में नरमी दिखाई दे रही है उससे फिलहाल बाजारों और आर्थिक माहौल को कुछ राहत मिली है, लेकिन अगर 90 दिन में ठोस समझौता नहीं हुआ तो फिर से बड़ा झटका लग सकता है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि टॉप की अमेरिकी कंपनियों की हालत जो है खराब है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण जापानीज इकोनॉमी घुटनों पर आ गई। पहली तिमाही में जापान की इकोनॉमी 0.7% सिकुड़ी है। अमेरिकी इकोनॉमी का हाल आपको पता ही है, 0.3% वो भी सिकुड़ गई है। सर, क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल। अब इस बात के पुख्ता तौर पर संकेत मिलने लगे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी अब एक मुश्किल दौर की तरफ बढ़ रही है। और जो जापान के आपने आंकड़े दिए वो ये बताते हैं कि सिर्फ अमेरिका नहीं, बाकी एशियाई देश और दूसरे देशों पर भी अब ये संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है जी। अमेरिका को लेके जो बात आ रही है कि जो जब से राष्ट्रपति ट्रंप का सेकंड कार्यकाल शुरू हुआ उसके पहले से ही जब वो उनकी जीत हुई तब से अब तक अगर आप एप्पल की ही बात ले लीजिए तो एप्पल का मार्केट कैप 1.3 ट्रिलियन डॉलर खत्म हो गया है, घट गया है। $3.5 ट्रिलियन के अपने ऑल टाइम हाई पे था तकरीबन, और वहाँ से इतना डाउनफॉल आया है। दूसरे जो चाहे मेटा हो, गूगल हो और दूसरी कंपनियां हैं उनके $2.5 ट्रिलियन के आसपास की उनकी संपत्ति खत्म हो गई है या मार्केट कैप उनका खत्म हो गया है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल जो कंपनियां थी जिनका पूरी दुनिया में डंका बजता था अब वो मुश्किल के वक्त में हैं। और यहाँ से इस बात का भी एक आइडिया निकल के आ रहा है या आशंका पैदा हो रही है जिसको बार बार हम भी डिस्कस कर रहे थे और अमेरिका के और दुनिया भर के दूसरे अर्थशास्त्री भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका के लिए अब मंदी को बचाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, जिस तरह की टैरिफ की पॉलिसी वो लेकर के आए हैं दुनिया भर के लिए। जी। चाहे चीन की बात हो या जो 90 दिन की का जो ब्लूमबर्ग के जो एनालिस्ट्स हैं उनका जो कहना है कि जो 90 दिन का पॉज भले लगा दिया है चीन पर और 30% के टैरिफ पर अमेरिका सामान लेने को तैयार है चीन से और चीन 10% पर, लेकिन उसमें माना ये जा रहा है, जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि 70% चीन का जो सामान है वो रुक जाएगा अमेरिका जाने से केवल इसी 30% टैरिफ पे। तो अगर 145% का टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया था अगर वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो चीन का अमेरिका में कारोबार वर्चुअली पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जी। यानी ये पूरी की पूरी एक बड़ी क्राइसिस अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भले 90 दिन का टाइम लिया है चीन के साथ, लेकिन अनुमान इस बात के हैं, अंदेशा इस बात का है कि अमेरिका के लिए अब खुद को रिसेशन में रोकने का शायद ही कोई ऐसा सहारा मिले जहां से वो बच पाए, अनटिल अनलेस वो अपने जो पुराना
टैरिफ का जो रजीम था वहां पर वापस लौट कर नहीं जाते। अब प्रवीण सर, क्या ये भी एक बड़ी वजह तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जगह जगह विदेशों में जा जाकर भ्रमण कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उसको एक तरह से ये भी कहा जाए कि इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं। जैसे सऊदी अरेबिया से भी आपने कहा कि अच्छी खासी लाखों करोड़ रुपए की डील की गई, वहाँ जो हमारे देश के बड़े उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी साहब से उनकी मुलाकात हुई। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उनको ग्रेसअप करने की कोशिश किया जा रहा है ट्रंप साहब के द्वारा। नहीं, जो उनका 3 दिन का दौरा था आपका वेस्ट एशिया का, मिडिल ईस्ट का, उसमें सऊदी अरब के साथ $600 बिलियन की डील की है अमेरिका ने। कतर के साथ उनके समझौते हुए हैं और जो यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है, जो यूएई है, वहाँ पर भी बड़ी डील्स करने में कामयाबी हासिल की है। और वाकई जो आप बात कह रहे हैं कि वो दुनिया भर में अब क्या ट्रंप घूम घूम कर एक एक देश से जाकर अपने लिए, जितने भी बड़े देश हैं कम से कम, उनके पास जाकर इस तरह की कोशिशें करेंगे कि वहाँ का पैसा अमेरिका में इन्वेस्टमेंट हो, ताकि टैक्स और दूसरा बड़ा बूस्ट अमेरिकी इकोनॉमी को दिया जा सके जी। लेकिन दूसरी तरफ आप सोचिए कि भारत को लेके अभी उन्होंने जो एप्पल जिस तरह के भारत में प्रोडक्ट अपने बना रही है, उसको लेके उन्होंने एप्पल के सीईओ को साफ तौर पर बोल दिया कि आप भारत में अपने जो एक्सपेंशन प्लान है उसको लगाम लगाइए और अमेरिका में आप अपने प्रोडक्ट्स को, आईफोन और उनको बनाइए। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे लगता है अच्छा। दूसरी तरफ एप्पल ने भले ये कह दिया कि हम देखेंगे, लेकिन भारत पे अपने एक्सपेंशन प्लान को लेके एप्पल पूरी तरह कायम है। ये क्या इस तरह की व्यवस्था कायम करने की कोशिश है जहाँ पे कि बाकी की दुनिया से कारोबार हटाने की, शिफ्ट करने की कोशिश एक बड़ी की जा रही है जो ट्रंप की कोशिश है। लेकिन अंत में सवाल इसी बात का पैदा होता है कि क्या ये कदम उनके कारगर होंगे? ऊंचे टैरिफ के बीच में क्या अमेरिकी इकोनॉमी को बचा पाना अब मुमकिन हो पाएगा या नहीं? और ये वाकई बड़ा सवाल है, जो रे डेलियो ने भी हाल में ही कहा था कि अमेरिका की जिस तरह की पॉलिसी अभी ट्रंप की है उससे मंदी नहीं बल्कि मंदी से भी ज़्यादा बुरे हालात पैदा हो सकते हैं। नहीं सर, S&P ग्लोबल की भी रिपोर्ट है, वो भी कह रही है कि जो आपको लग रहा है कि यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ वॉर है वो जो ठंडा होता हुआ दिख रहा है, वो भले ही आपको राहत दिख रहा हो लेकिन लंबी अवधि में वो कह रहे हैं कि वो अस्थायी है राहत, मतलब कंटिन्यू होता हुआ नहीं दिख पाएगा। तो बड़ी स्थिति है सर, इस पर बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और मैं एक लास्ट, मंदी अगर अमेरिका, जैसे कि उसके पहली तिमाही के जो आंकड़े आए जनवरी से मार्च क्वार्टर के, जिसमें 0.3% श्रिंक हुई, नीचे गई इकोनॉमी, मंदी अमेरिका में अगर गहराई या शुरू हुई तो आप ये मानकर चलिए कि पूरी दुनिया के लिए इससे बच पाना फिर मुश्किल हो जाएगा। जापान की इकोनॉमी के जो नंबर आए हैं वो भी वाकई चौंकाने वाले हैं और ख़तरनाक है, क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच में भी ट्रेड ताल्लुकात जो हैं कारोबारी, वो बेहद गहरे बड़ा हैं। फैक्टर ये भी कहा गया सर कि एक्सपोर्ट्स जो इनका जो बैन कर दिया गया, जापान की जो मतलब जो ये श्रिंक हुई है इकोनॉमी सर, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना गया कि चूंकि यूएस ने इनके एक्सपोर्ट्स पर जो लगाम लगाया उस वजह से इनकी इकोनॉमी श्रिंक होती है। जापान जैसे देखिए छोटे देश के पास क्या वो है, वो एक्सपोर्ट पर ही निर्भर हैं। वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, इस तरह के देश किस चीज़ पर निर्भर हैं? टेक्नोलॉजी का इनके पास एज है, एडवांस्ड है। और इसके बाद पूरा का पूरा इनका जो, चाहे सी फूड हो या आपके ऑटो हो, ऑटो कंपोनेंट हो, या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, या दूसरे हाईटेक जो सेक्टर हैं, वहाँ पर पूरा का पूरा ये एक्सपोर्ट आधारित हैं। एक्सपोर्ट के सबसे बड़े मार्केट्स कौन है? एक्सपोर्ट के सबसे बड़े मार्केट आपके यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं या फिर अमेरिका है। सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है, और जब वहाँ आप कर्टेल कर देते हैं एक्सपोर्ट को, तब एक बड़ी मुश्किल इकोनॉमीज़ के सामने आती हुई नज़र आ रही है। और मैं इसके आगे की एक बात कहूँगा अंतिम, कि ये अभी हमने जापान को देखा है और अमेरिका को देखा है, असली कहानी आएगी चीन पर। अगले जो एक तिमाही के जब आंकड़े आएंगे चीन की ग्रोथ के, या बाकी फैक्ट्री आउटपुट के आंकड़े आएंगे, या कंजम्पशन के डेटा आएंगे, तब वो बताएंगे कि चीन के हालात वाकई में कितने खराब हैं। जी, अब सर एक और पिक्चर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, द बिगर पिक्चर, द इकोनॉमिक ऑर्डर पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। अभी जो इकोनॉमिक ऑर्डर है सर वो है अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और इंडिया। कहा जा रहा है कि इंडिया बहुत जल्द जापान को पीछे करके 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन सकता है। उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है सर, उसमें मैं गुड न्यूज़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से जापान की इकॉनमी 0.7% जो है श्रिंक हुई है, तो क्या ये भारत के लिए मौका है ग्रेसअप करने के लिए? नहीं, भारत के लिए जाहिर तौर पर बड़ा मौका है। इस पूरे जो एक टैरिफ को लेके गफलत जो शुरू की है, उसमें भारत के लिए मौका है, बड़ा मौका है।
अगर एक्सपोर्ट नहीं भी करते हैं तब भी आपको अपनी इकोनॉमी को कम से कम गियर अप करने के लिए ये एक बड़ा मौका है। आप मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा बेस पूरे देश में तैयार कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, और सरकार पीएलआई के जरिए और दूसरी स्कीमों के जरिए इस बात की लगातार कोशिश भी कर रही है जी। दूसरी तरफ अमेरिका की कंपनियां हों या दूसरे देशों की कंपनियां, और खास तौर पर चीन की कंपनियां हैं, वो भारत में अपना बेस लगाने के लिए, अपना भारत में जेवी करने के लिए, जॉइंट वेंचर बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। वो चाहती हैं कि जो लॉस अमेरिकन मार्केट से हो रहा है उसकी कम से कम कुछ हद तक भरपाई क्या भारतीय बाजारों से की जा सकती है। भारत ने जाहिर तौर पर केस टू केस चीनी कंपनियों को लिया है कि हर चीनी कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को अलग तरह से देखा जाएगा, उसकी अलग समीक्षा हो जाएगी। बिल्कुल, उसमें कोई एक सर्टेन पॉलिसी के आधार पर काम नहीं लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। अटल पेंशन योजना ने अप्रैल 2025 में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक इस योजना में 7.65 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके। इसका कुल पेंशन फंड जो है वो बढ़कर 45,974.67 करोड़ रुपए हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि सब्सक्राइबर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 48%। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 55% से ज़्यादा नए एनरोलमेंट्स महिलाओं की ओर से किए गए। सर, महिलाओं की भारी भरकम हिस्सेदारी की बात जो दिखा रहा है ये आंकड़ा, ये किस तरफ ये पिक्चर शो कर रहा है सर? नहीं, ये जो आंकड़े अटल पेंशन योजना के जो आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं और बहुत अच्छे आंकड़े हैं। बहुत एक तरह से कहें कि पूरी इकोनॉमी में जिस वक्त की आप कई तरह की अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं, उस वक्त ये आंकड़े बताते हैं कि देश में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेके, देश में अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने को लेके और पेंशन को लेके, एक सिक्योरिटी नेट को लेके किस तरह से जागरूकता बढ़ रही है। अटल पेंशन योजना मुझे याद है कि 2015 में जब लॉन्च 9 मई को सर 9 मई को लॉन्च की गई और फिर 1 जून को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। 2015 से अब तक अटल पेंशन योजना ने एक बड़ा पड़ाव तय किया है और जो अब आंकड़े आए हैं, एक रिकॉर्ड नंबर अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर का दिखा रहा है, वो वाकई एक इसी बात की ओर इंगित करता है, रेखांकित करता है कि देश में लोगों के जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो एक सरकार का बड़ा प्लान था वो किस तरह से अपनी पहुंच बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है जी। अब इसमें जो बात आपने बताई कि किस तरह से महिलाओं की हिस्सेदारी 48% पे पहुंच गई है, ये वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक बहुत सुखद तस्वीर इस बात की पेश करता है कि न सिर्फ इनफॉर्मल वर्कफोर्स में पुरुषों की भागीदारी बढ़ी है बल्कि महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कम से कम इनफॉर्मल सेक्टर में 48% महिलाएं शामिल हैं, पैसा कमा रही हैं और उतना ही नहीं, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी लगातार आपने जो अटल पेंशन योजना का चुनाव किया है, 1,000 से 5,000 रुपए तक की मिनिमम पेंशन का प्रावधान है इसमें और आप 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के लिए इस स्कीम को ले सकते हैं। 20 साल की मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट की इसमें म्याद होती है। प्लस क्या है कि 2024-25 में जो नए एडिशन हुए हैं उसमें महिलाओं के एडिशन जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 55% है, यानी वहाँ पुरुषों को आउटपेस किया है महिलाओं ने। तो ये एक अलग तरह का कंपोजिशन भारतीय समाज का दिखाता है और महिलाओं की सक्रियता फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेके और उसमें बढ़ती हिस्सेदारी की ओर भी इशारा। सर, अब मैं आपसे एक सोशियोलॉजी का सवाल पूछूंगा। जिस तरह से हम लोग देखते आते थे कि भारत को बड़ा पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है, पैट्रिलिनियन, अब क्या मैट्रिलिनियन की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं? जिस तरह से देखिए 7 सिस्टर स्टेट्स की आप बात करिए, वहाँ तमाम जितने भी जो बिजनेसेस हैं उसमें महिलाएं आगे हैं, वो बेचारी रेडी पर पटरी पर वो तमाम तरह के जितने भी बिजनेस हैं उनको करती हुई दिख रही हैं। प्लस इस कहानी में मैं आपसे जोड़ूंगा, मनी सेंट्रल में भी हम लोगों ने चर्चा किया था, कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से कहा गया था, उदय कोटक साहब ने कहा था कि महिलाएं जो हैं सबसे चतुर फंड मैनेजर हैं। आप देखिए गोल्ड का जो एप्रिसिएशन हो उसमें सबसे ज्यादा उनको फायदा हुआ। कुछ आंकड़े भी थे, बहुत अच्छा उसमें उनका ग्रोथ हुआ था। दोनों सवालों को जोड़कर इसका सवाल बिल्कुल उन्होंने कहा था कि 25,000 टन का जो गोल्ड है वो भारतीय महिलाओं के पास है और लगातार जो महिलाओं का रुझान गोल्ड को लेके है उससे, और जो पिछले 1-1.5 साल में अगर हम गोल्ड की कीमतों में देखें उछाल, तो वो ये दिखाता है कि जैसा रिटर्न बाजार नहीं दे पाए वैसा गोल्ड ने दिया। और महिलाएं चूंकि गोल्ड को लेके, खरीदने को लेके परंपरागत तौर पर, एक ऐतिहासिक तौर पर हमारे यहाँ इस बात का रुझान रहा है, तो उन्होंने ये कहा था कि गोल्ड को लेके जो महिलाओं का इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो पुरुषों को लेके, बाजार, इन सब को मात देती हुई नजर आती है और वो सबसे ज़्यादा समझदार इन्वेस्टर हैं। जी।
देखिए, भारत में फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है और पूरा का पूरा जो वर्कफोर्स का जो कामकाज का तरीका है, या जो एक सोशल सिक्योरिटी नेट को हासिल करने की कोशिश है, वो अब एक नए पायदान पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है जी। सरकार की तरफ से। चाहे आयुष्मान योजना हो इंश्योरेंस की, चाहे जीवन ज्योति योजना हो, इन स्कीमों में लोग खुद को एनरोल करा रहे हैं, लोग उसमें पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अलग अलग तरह की, चाहे बीमा की योजना हो, चाहे आपकी इलाज की स्कीम हो, या दूसरी ऐसी स्कीमें हो, या जनधन की स्कीम हो। लोग खुद को एनरोल करा रहे हैं, और लोग जो एक जो वित्तीय जो मेन स्ट्रीम है उसमें शामिल होना चाह रहे हैं, और पुरुष तो हैं ही उसमें, महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ रही है वो वाकई एक इंक्लूसिव सोसाइटी का भी की तरफ भी इशारा कर रही, जहां महिलाएं किसी भी तरह से पुरुषों से पीछे नहीं दिखाई सर, यहाँ पर एक और बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मोदी सरकार ने जो तमाम तरह की जो डीबीटी ट्रांसफ़र को भी महिलाओं के अकाउंट में डालने की जो कोशिश की, वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मैं समझ रहा हूँ। कि जैसे घर बनवाना हो सर, तो कहा जाता है कि महिलाओं के नाम पर पैसा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए जनधन अकाउंट पर पैसा डालने की बात की गई थी, या कोविड के टाइम्स में कहा गया था, तो महिलाओं को कहा गया था कि खास तौर पर उनको विशेष सहायता देने की बात की जाएगी। तो ये सब बिल्डअप हुआ है सर, तभी तो उनके आया फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए, गाँव देहात तक मैं आपको बताता हूं, जैसे आशा वो जो है, उनमें सारी महिलाएं हैं, उनको नौकरियां मिली हैं। शिक्षा मित्र हैं, एक बड़ी तादाद शिक्षा मित्र जो हैं उनमें महिलाओं की है। और इसी तरह की आंगनवाड़ी हो गया आपका, जिसमें महिलाएं ही वर्कफोर्स में हैं। इस तरह से फॉर्मल इनफॉर्मल पूरा का पूरा जो एक वर्कफोर्स है उसमें महिलाओं की भागीदारी, ग्रामीण और आपका आप कह लीजिए कस्बे हो गए, छोटे शहर हो गए, गांव हो गए, वहां महिलाओं की भागीदारी अब पैसे कमाने में हो रही। महिलाएं केवल रसोई संभालने और घर संभालने तक अब सीमित नहीं है। आप नए दौर का भारत देखिए, गांव देहातों में जाकर, छोटे कस्बों में जाकर बदलाव बहुत लार्ज स्केल पे है, जो विजिबल है, जो दिखाई देता है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में एग्रेसिवली पार्ट लेना चाहती, जबकि सेबी के आंकड़े से यह खुलासा हुआ था कि एफएनओ सेगमेंट में 100 में से 93 इंडिविजुअल ट्रेडर्स को नुकसान उठाना पड़ा था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 89% इंडिविजुअल इक्विटी ट्रेडर्स ने एफएनओ में पैसे खोए थे। फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 24 तक, यानी 3 साल के दौरान 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने एफएनओ सेगमेंट में, जिनकी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा रही, उन्होंने औसतन 2 लाख रुपए का नुकसान उठाया। सर, सबको यह आंकड़ा पता है, इसके बावजूद एएमसीज ये कदम क्यों उठाना चाहती हैं? नहीं, ओवरऑल जो आप बता रहे हैं उसमें ओवरऑल लॉस तो 1,81,000 करोड़ के आसपास है, जो एफ&ओ में रिटेल इन्वेस्टर्स को हुआ। देखिए, म्यूचुअल फंड्स के जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं या एएमसी जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी हाल में ही सेबी के साथ एक बड़ी बैठक हुई थी जी। सेबी के साथ हुई इस बैठक में म्यूचुअल फंड कंपनियों के जो फंड मैनेजर्स हैं या जो बड़े अफसर हैं, उन्होंने इस बात की पिच को मजबूती से रखा कि उनको एफ&ओ में ज़्यादा ट्रेड करने की परमिशन दी जाए। जी। वजह उन्होंने ये बताई और जिसको लिंक किया रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। उन्होंने ये कहा कि रिटेल इन्वेस्टर्स दरअसल एफआईआई जो इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं इस एफ&ओ ट्रेड में जी। और इस वजह से वो डिसएडवांटेज में रहते हैं, जो नॉर्मल जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और उनको तगड़े लॉसेस उठाने पड़ते हैं। ठीक है। अब अगर जो म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, एएमसीज आ जाएंगे, अगर इस मार्केट में अगर उनको ट्रेड की परमिशन मिलेगी तो वो ज़्यादा अच्छी मजबूत पोजीशन में होंगे, जो कि एफआईआईज को टक्कर दे पाएंगे इस पूरे ट्रेड में। अच्छा। और इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाया जा सकता है इस धंधे में। ओके। तो ये मोटे तौर पर एक तर्क जो आपके एएमसीज हैं उन्होंने सेबी के सामने रखा है। जी। अब आप ये समझिए कि जो एएमसीज हैं जी, उनको अभी बड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं जी एफ&ओ में ट्रेड करने में, और वो कह रहे हैं कि रिटेल को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो आप जब मन करता है उनको आके ट्रेड कर लेते हैं, और हम लोग के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शंस है। नहीं, मैं बता रहा हूँ वो रिटेल के साथ इस तरह का मामला नहीं है। उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो एफ&ओ के जो ट्रेड में जो इनका जो पार्टिसिपेशन है उसको लेके ये सेबी के नियम है कि आप स्पेकुलेटिव ट्रेड नहीं कर सकते, और आप प्रॉफिट गेन करने के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन करने के लिए आपको एफ&ओ में ट्रेड करने की परमिशन नहीं है।
आप अपने, अगर मान लीजिए बाजार में उतार चढ़ाव है, बाजार गिरावट का शिकार हो रहा है, तो मार्केट में आप अपने जो लॉसेस को कर्ब करने के लिए या रोकने के लिए आप हेजिंग के तौर पर F&O ट्रेड का सहारा ले सकते हैं, ताकि आप मार्केट की गिरावट में अपने पोर्टफोलियो को बचा सकें जी। लेकिन अब अगर सेबी इस बात की परमिशन देता है तो इनको डे टू डे बेसिस पर ट्रेडिंग करने की इजाजत मिलेगी, और इस तरह से उनका जो मानना है कि F&O ट्रेड में रिटेल इन्वेस्टर्स के लॉसेस को वो रोक सकते हैं। अब पिछले साल नवंबर में सेबी ने F&O पर कड़ा जो है वो प्रतिबंध लगाए थे, आम लोगों के लिए पाबंदियां लगा दी थी, उनके लिए कई तरीके की शर्तें लेके आए थे। वजह वही थी कि 93% का जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉसेस हो रहे थे। लेकिन क्या इसका असर पड़ा? क्या ट्रेड F&O ट्रेड से रिटेल पार्टिसिपेशन कम हुआ? नहीं। जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं 35 से 36% बढ़ गया। बिल्कुल, एक साल पहले जो 23-24 में 35% था इनका प्रीमियम टर्नओवर में शेयर, वो बढ़ के 35.7% हो गया। इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का, चाहे तो आप ये कह लीजिए कि उन्होंने ट्रेड ज्यादा किए या उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा जी। इस चीज का तर्क दे रहे हैं आपके म्यूचुअल फंड हाउस वाले। बड़ी बात यह है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स SIP करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसमें अगर F&O ट्रेड में म्यूचुअल फंड हाउस जाता है तो ये म्यूचुअल फंड देखिए शेयर बाजार की बजाय के मुकाबले बहुत सुरक्षित माने जाते हैं, काफ़ी हद तक सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन अगर सबसे रिस्की जो आपका एसेट है F&O, वहाँ अगर इनको ट्रेड करने के लिए ज़्यादा आज़ादी मिलती है तो क्या आम लोगों के हित सुरक्षित रहेंगे? क्या उनके लिए रिटर्न और उनके लिए जो एक ये माना जाता है कि म्यूचुअल फंड ठीक है वहाँ पे पैसा लगाया जाए, वहाँ पे क्या उनके लिए कोई रिस्क पैदा होगा? इस चीज़ को देखने की जरूरत है, और जाहिर तौर पर सेबी पूरी गहन स्टडी करने के बाद ही इस तरह का कोई। लेकिन सर ये तो हुआ निगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी तो हो सकता है कि जिस चीज़ की ये दलील दे रहे हैं कि भाई हम लोग बहुत ही इफिशिएंट लोग को लाएंगे, उनके द्वारा हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, मोटा पैसा हमारे पास रहता है, तो उससे ज़्यादा अगर रिटर्न मिलने लगा सर, तो जो अभी हम लोग जिस CAGR की बात करते रहते हैं, SWP की बात करते रहते हैं, करोड़पति बनाने की बात करते रहते हैं कि SIP चलाइए और आपको देखिए 20 साल में आप करोड़पति बन जाइएगा, SWP निकाल लीजिए, उसके बावजूद भी आपका फंड बनता रहेगा, तो क्या उसमें भी तो अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है अगर इनका ये दाव अच्छा सही बैठ गया तो? नहीं, लेकिन कितने, देखिए सैकड़ों हजारों की तादाद में फंड हैं इस टाइम, स्कीमें हैं और सबके फंड मैनेजर हैं। क्या इस तरह के स्पेकुलेटिव इतने रिस्की बेट्स लेने की या दांव चलने की ज़रूरत है जब आपके पास जो फंड है वो आम लोगों का पैसा है जी, जिसने इस भरोसे पे दिया है कि उसको ठीक ठाक अगर जी बाजार से ही पैसा कमाना हो तो जो इन्वेस्टर है वो खुद ही अपना F&O में पैसा लगा ले, खुद ही शेयरों में लगा ले। वो आपको पैसा इसलिए देता है क्योंकि उसको भरोसा है कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को करना जानते हैं जी। और दूसरी बात, म्यूचुअल फंड्स हैं, लंबे वक्त के लिए सजेशन ये दिया जाता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में रहें। लंबे वक्त के लिए म्यूचुअल फंड्स भी अच्छी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। ऐसे में अगर ठीक ठाक रिटर्न पहले से ही मिल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा भारतीय बाजारों ने और म्यूचुअल फंड्स के अगर आप रिकॉर्ड को उठा के देखेंगे तो उन्होंने 3 साल हो, 5 साल हो या 7 साल हो या 10 साल की अवधि में उन्होंने अच्छे खासे रिटर्न दिए इन्वेस्टर्स को जी जी। फिर जितना ग्रीड बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका पैसा डूबने, कम होने या लॉस होने के आसार बढ़ेंगे। मुझको लगता है कि सेबी इस पर एक बैलेंस्ड रुख अख्तियार करेगा। इन्वेस्टर्स, लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स जुड़े हैं और एक बार अगर भरोसा, देखिए अभी मार्केट गिरा, एक साल के SIP में जैसे ही नेगेटिव रिटर्न गए, आप SIPs को देख लीजिए, चाहे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को देख लीजिए, 3% गिरा है मार्च के मुकाबले अप्रैल में इक्विटी MF का इनफ्लो। वही गोल्ड ETF देखिए दुगना हो गया। तो लोग मार्केट से दूर होने में भी देरी नहीं लगाते अगर लॉस होते हैं। और अगर म्यूचुअल फंड्स में लॉस हुए, जो कि एक गाढ़ी कमाई जो लोग रिटायरमेंट के लिए लंबे वक्त के लिए करना चाहते हैं, अगर वहाँ लॉसेस देखेंगे तो लोगों का भरोसा उठने लगेगा म्यूचुअल फंड से और पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट के माहौल से। और फिर वो जो एक वेल्थ क्रिएशन की प्रक्रिया है जिसमें ये माना जाता है कि आप FD के जरिए आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको बड़ी पूंजी इकट्ठी करनी है तो SIP म्यूचुअल फंड में जाए, वो पूरा कॉन्सेप्ट एक बार लड़खड़ाता हुआ नजर आएगा जी। तो प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन।